हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको वन शॉट रिवीजन कराऊंगी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड छोटा सा भी चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे चार्जेस का। सेक्शन 77, सेक्शन 78, 80, 81, 85, 82, 83 ये सब सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि चार्जेस होता क्या है, चार्ज होता क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। राइट, चैप्टर का नाम ही है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि हमको जाके रजिस्टर करवाना है क्या चीज़, चार्जेस को, जो भी चार्ज हमने क्रिएट किया है। तो चार्ज इज़ नथिंग बट, मतलब चार्ज क्या है? चार्ज एक तरह का इंटरेस्ट है जो कि आप क्रिएट करते हो अपने प्रॉपर्टी में या एसेट्स में, अपने कंपनी के प्रॉपर्टी या एसेट्स में या किसी में भी, एज वॉट एज सिक्योरिटी दैट इंक्लूड्स मॉर्गेज। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से ए लिमिटेड ने ना एसबीआई बैंक से लोन लिया 100 CR का। ठीक है, अभी बैंक बोलता है कि मैं ये लोन दूंगी तो सही तुम्हें, लेकिन ना तुमको इसके बदले में मेरे पास कोई सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो ए लिमिटेड ने अपना लैंड एंड बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रख दिया। दिस इज़ द चार्ज यू हैव क्रिएटेड ऑन योर लैंड एंड बिल्डिंग। आपको लोन लेना था, इसीलिए आपने बैंक को अपना कोई एसेट्स गिरवी रख दिया, दैट इज़ द चार्ज। एंड अभी मेरे को ये जो चार्ज मैं क्रिएट की हूँ अपने एसेट्स पे, उसको मेरे को जाके रजिस्टर करवाना है एंड वही हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड द सेकेंड वन इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज जो है ना, आप लोग ध्यान देना, फिक्स्ड चार्ज जो है वो हम लोग क्रिएट करते किसी स्पेसिफिक एसेट्स पे। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल में क्या चीज़ में क्रिएट की थी, मैं अपने एग्जाम्पल में लैंड एंड बिल्डिंग में क्रिएट की थी। राइट, यस, ऑफ द बोरोइंग कंपनी, जिस कंपनी ने पैसा बोरो किया है। वो जो एसेट्स है वो परमानेंट इन नेचर है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, ऑफिस प्रीमाइसेस हुआ। और वो जो एसेट्स है ना, हम लोग जिस टाइम चार्ज क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लिए थे, आइडेंटिफाई कर लिए थे कि इस एसेट्स पे हमको क्रिएट करना है चार्ज। ठीक है, और ये एसेट्स को अगर हमको कुछ भी छेड़खानी करना है इस एसेट्स पे, लाइक मेरे को अगर मेरा लैंड एंड बिल्डिंग में गिरवी रखी हूँ उसके पास, लैंड बैंक के पास, तो अगर मेरे को अपने लैंड एंड बिल्डिंग पे लाइक मेरे को कुछ भी वैल्यू एडिशन करना है, तो मेरे को पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा चार्ज होल्डर से, जो कि हमारे एग्जाम्पल में एसबीआई बैंक था। राइट, मेरे को अगर उसको बेचना है, अपने लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना है, तो अगेन मेरे को पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा चार्ज होल्डर का, दैट मीन्स हमारे एग्जाम्पल में एसबीआई का। और फ्लोटिंग चार्ज पे के केस में ना, जो तुम्हारा एसेट्स है वो मतलब फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, वो ऐसा फिक्स्ड नहीं रहेगा कि इतना ही अमाउंट का है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल, वो हमेशा हमारे चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम लोग को इसमें ना, हम लोग अपने जो एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करेंगे, फ्लोटिंग चार्ज अगर क्रिएट करेंगे, तो हम लोग एसेट्स को सेल कर सकते हैं। राइट, परचेज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे परचेज नहीं करते, सेल कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस ला सकते हैं उसमें विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम चार्ज होल्डर। जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज़ करते रहेंगे, दूसरा उसमें ऐड करते रहेंगे, तो ये चेंज होता रहेगा। डैट मीन्स ये फ्लोटिंग इन नेचर है, इसलिए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ। स्टॉक इन ट्रेड हम लोग सेल करते रहते हैं अपने स्टॉक को, नो प्रॉब्लम, हम लोग को परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, डेटर्स चेंज होता रहता है। राइट, assets under floating charge keeps on changing because the borrowing company is permitted to use them in their permitted to use them for trading and producing final goods for sale. Thus a floating charge is a charge that floats above ever changing assets. समझ में आया आपको? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज बेसिकली मीन्स कि आप लोग अपने जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करके रखे थे ना, उसको अब लेट्स से मेरे पास स्टॉक है एक पर्टिकुलर डेट पे,
मैंने रोक दिया कि बस अब इससे ज़्यादा स्टॉक आप बेच नहीं सकते हो, जितना भी अमाउंट का स्टॉक है अब वो मेरा हुआ, लाइक हमने रोक दिया। फ्लोटिंग चार्ज जो एसेट्स पे क्रिएट किया था अब उसको रोक दिया कि अब आप लोग इस एसेट्स पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। व्हेन क्रेडिटर, देखो व्हेन क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी, क्यों किया ऐसा, उसने क्यों किया, क्रेडिटर ने क्यों किया, आपने टर्म्स और कंडीशंस को तोड़ दिया, ठीक है, अगेंस्ट में जाके कुछ काम किए आप लोग, या फिर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, द फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड ऑन दैट एसेट्स अवेलेबल ऑन दैट डे, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। नेक्स्ट सेक्शन 77, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पहले से इसे पढ़ रखे हो। मैं डिटेल वीडियो भी डालूंगी कुछ टाइम के बाद, अभी तो मैं चैप्टर 2 का डिटेल वीडियो में चल रही हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 77 क्या चीज़ के बारे में बात करता है कि मेरे को अपना चार्ज जो मैंने क्रिएट किया है ना, लैंड एंड बिल्डिंग में मैं चार्ज क्रिएट की थी, अभी मैंने जो चार्ज क्रिएट किया है लैंड एंड बिल्डिंग में, मेरे को जाके इसको रजिस्टर करवाना है। किसके पास रजिस्टर करवाना है? ऑब्वियसली मैम आरओसी के पास जाके रजिस्टर करवाना है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज, जिस भी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, जिस भी कंपनी ने, जैसे कि ए लिमिटेड ने, हमारे एग्जाम्पल में ए लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट किया था ना, ए लिमिटेड का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि अब वो जाए आरओसी के पास और आरओसी को बताए कि मैं अपने लैंड एंड बिल्डिंग में चार्ज क्रिएट किया हूँ, किसके फेवर में? एसबीआई बैंक के फेवर में, ठीक है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज, जिसने चार्ज क्रिएट किया गया है, वेदर आपके प्रॉपर्टी इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, नो मैटर, आपका ड्यूटी है कि आप जाके रजिस्टर करवाओ चार्ज को, आरओसी को जाके बताओ। लेकिन मान लो कंपनी जो है ए लिमिटेड चार्ज जाके क्रिएट नहीं करवाई, तब तो ऐसा है ना कि हो सकता है एसबीआई का नुकसान हो जाए। अगर ए लिमिटेड के पास एसेट्स बचा नहीं रहा, मान लो उसका लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया उसके एसेट्स, तो ऐसा हो सकता है कि एसबीआई का पैसा डूब जाए, तो एसबीआई खुद जाके रजिस्टर करवा सकता है आरओसी के पास, उसके पास ये राइट है। रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर कौन? एसबीआई। Application for registration of charge provided in case the borrowing company A लिमिटेड ने अगर चार्ज क्रिएट नहीं करवाया है विद द प्रिस्क्राइब टाइम, 30 दिन में, ए लिमिटेड को ना जब से उसने चार्ज क्रिएट किया है उससे 30 दिन में, विद इन 30 डेज जाके उसको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना था। लेकिन अगर उसने प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज में जाके रजिस्टर नहीं करवाया है तो चार्ज होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो जाके रजिस्टर करवा ले अपना चार्ज, और जो भी फ़ी उसने आरओसी को पे किया है ना वो जाके ए लिमिटेड से रीइम्बर्स कर सकता है, ठीक है, उसको रीइम्बर्स कर सकता है। अभी रजिस्ट्रेशन बाय परचेज है, ये हम लोग सेक्शन 79 में देखेंगे, ठीक है। हाउ टू रजिस्टर चार्ज, अभी आपने को चार्ज रजिस्टर करना, तो करना कैसे है? आपको जाना है आरओसी के पास 30 दिन के अंदर, चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर आरओसी के पास जाके प्रिस्क्राइब फॉर्म में, कौन से फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है वो मैं आपको लास्ट में, आई थिंक इसमें आपको CHG 2 और 3 आई गेस आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में जाके बताना है। यस, CHG 1 इन केस ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ अदर देन डिबेंचर, एंड CHG 9 इन केस ऑफ डिबेंचर, ये है आपका प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पे क्रिएट किया है ना, तो मेरा फॉर्म कौन सा होगा? CHG 1। क्यों? क्योंकि CHG 1 है अदर देन डिबेंचर के लिए, अगर आपने डिबेंचर के अलावा कुछ और दिया है तो फिर अदर देन डिबेंचर के लिए CHG 1, एंड अगर आपने डिबेंचर दिया है तो CHG 9। 30 दिन के अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्म में आरओसी को बता दो, लेकिन फ़ी ज़रूर से देते जाना। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, अभी वेरीफाई कौन करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज को? अगर जो इंस्ट्रूमेंट या डीड तुम्हारे इंडिया के बाहर है तो तुमको कॉमन सील भी लगाना होगा, डायरेक्टर का और कंपनी सेक्रेटरी का
हाथ होना चाहिए अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एन ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, उसके थ्रू वेरीफाई करवाना है। या फिर और ऐसा इंसान जो कि इंटरेस्टेड है तुम्हारे चार्ज में, उससे भी वेरीफाई करवा लेना। लेकिन अगर वो इंडिया में है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और सीएस से वेरीफाई करवाने का ज़रूरत है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, यस, ये देखो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट में ना आपका 2 पीरियड है। एक 2/11/2018 से पहले का पीरियड है, ठीक है, एक उसके बाद का पीरियड है। तो अगर आप 2/11/18 से पहले चार्ज क्रिएट किए हो तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता था रजिस्टर करवाने का। अगर आपने 30 दिन में रजिस्टर नहीं करवाया है तो आपको एडिशनल 270 डेज दिया जाएगा। 270 डेज में आपको रजिस्टर करवाना है। डेट मीन्स डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज से 300 दिन में आपको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। और अगर आपने उतना में भी रजिस्टर नहीं करवाया तो रजिस्टर विदिन 6 मंथ फ्रॉम 2/1/18, ठीक है। वही आपने 2/1/18 के बाद रजिस्टर कर आपने चार्ज क्रिएट किया तो आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन में नहीं करवाया तो आपको एडिशनल 30 दिन का टाइम मिलेगा। सी नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल 30 दिन। एंड अगर आपने उस एडिशनल 30 दिन में भी नहीं करवाया तो आपको और एडिशनल 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपको एडिशनल फ़ी वगैरह पे करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आरओसी आपको सर्टिफिकेट दे देगी कि लो भैया आपका जो चार्ज है वो रजिस्टर मैंने कर लिया है। दैट इज़ द एविडेंस कि चार्ज तुम्हारा रजिस्टर हो गया है। वही अगर आपको चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन लाना है तो आप वो भी जाके आरओसी को बताओ, आपको आरओसी उसके लिए भी सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा सेक्शन 80 दैट इज डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 80 दैट इज डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। दैट मीन्स व्हाट कि आपने ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव आरओसी आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखो आप जो भी चार्ज रजिस्टर करवा रहे हो ना, जैसे कि ए लिमिटेड ने ना अपना वो चार्ज रजिस्टर करवा लिया। अभी कोई भी इंसान अगर ए लिमिटेड के साथ डील कर रहा है ना तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये इंसान को पता है इसका वो चार्ज के बारे में जो उसने लैंड एंड बिल्डिंग में क्रिएट किया गया है एसबीआई के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा ये तो अगर चार्ज रजिस्टर करवा लेते होगा ना आरओसी के पास तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे एमओए और एओए को पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है ना, वैसे ही आपका अगर आपने चार्ज को रजिस्टर करवा लिया है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट ही मान लिया जाता है। ऑल चार्जेस रजिस्टर विद रिस्पेक्टिव आरओसी आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो कोई भी इंसान अगर डील कर रहा है कंपनी के साथ तो ऐसा डीम्ड कर लिया जाएगा कि उसको पता है उस चार्ज के बारे में, ठीक है। तो आपने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा है ना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है अगर कोई भी, जैसे कि एमओए एओए आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी इंसान अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। तो अगर उसने विदाउट पढ़े भी अगर कंपनी के साथ डील कर लिया और उसको कोई नुकसान हुआ तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 78। सेक्शन 78 में क्या है कि रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करवा सकता है। जैसा कि मैं आपको बताई कि अगर 30 दिन में कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया है तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? चार्ज होल्डर का ही नुकसान होगा ना। तो चार्ज होल्डर के पास ये राइट है कि वो जाके रजिस्टर करवा ले, राइट, वो जाके रजिस्टर करवा ले आरओसी के पास। एंड उसको जो भी वो फ़ी या एडिशनल फ़ी जो भी वो पे किया है उसके पास वो राइट है कि वो उसको रीइम्बर्स कर सकता है कंपनी से, ठीक है। चार्ज होल्डर में अप्लाई टू रजिस्ट्रार इफ़ कंपनी फेल्स टू डू सो विद इन 30 डेज। कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर सेट चार्ज मतलब बेसिकली चार्ज होल्डर के पास राइट है कि आप उसको रजिस्टर करवा लो एंड जो भी पेमेंट आपने किया है उसको रिकवर कर लो कंपनी से, ठीक है। That was about section number 78.
नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 79 क्या है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मान लो किसी प्रॉपर्टी में, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में चार्ज क्रिएट किया हुआ था ना, तो ए लिमिटेड क्या किया, ये ए लिमिटेड अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग को परमिशन लेने के बाद बी लिमिटेड को सोल्ड कर दिया। तो अभी बी लिमिटेड का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके बता दे आरओसी को ये मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो कंपनी जो अक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी को विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन, एनी मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको जाके रजिस्टर करवा लो आरओसी के पास, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वेदर इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का। क्या क्या एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का बेटा जी? वेयर चार्ज इज मॉडिफाइड, टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस हो गया, राइट। अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया लिमिट ऑफ अमाउंट को, राइट, पेरी पासो चार्ज क्रिएट हुआ है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, तो अगर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, ये सारा कुछ आपको जाके आरओसी को बताते हुए ही चलना है। एंड आरओसी फिर आपको ये मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगी। कौन से फॉर्म में? CHG 3 के फॉर्म में। उसके बाद रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार। ये है हमारा सेक्शन 81। सेक्शन 81 सेक्शन 81 जो भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस है ना, आरओसी ने जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस, मतलब जो भी चार्ज क्रिएट हुआ था आरओसी के पास, उसका रिकॉर्ड है, राइट। तो वो एक रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करके रखती है। तो वो रजिस्टर को आरओसी को कब तक बचा के रखना है, एंड क्या वो रजिस्टर इंस्पेक्ट किया जा सकता है किसी के भी द्वारा? द आंसर इज येस। सेक्शन 181 स्टेट दैट रजिस्ट्रार्स शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी कीप अ रजिस्टर। रजिस्ट्रार आरओसी, दैट मीन्स आरओसी अपने पास सारे कंपनी का रजिस्टर जिसमें उसने लिखा था चार्ज के बारे में, वो बचा के रखेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में। और वो इंस्पेक्ट करने के लिए दिया जा सकता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। अगर कोई भी बंदा उसको देखना चाहता है तो आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके बाद आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और सेम गोज़ विद कंपनी। कंपनी को भी अपना रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन करके रखना है, जो कि सेक्शन 85 बोलता है। कंपनी को भी प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। जो भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस है वो भी, एंड अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है वो सब भी उसको प्रिजर्व करके रखना है, राइट। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज को भी रखना है, ये सब सारा चीज़ को रखना है। एंड यहाँ पे रूल 10 क्या बोलता है, ध्यान दो बेटा जी। अकॉर्डिंग टू रूल 10 द कंपनी शैल एंटर इन रजिस्टर पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है। कंपनी सारे, मतलब जो भी पर्टिकुलर्स है ना चार्जेस का, वो अपने पास नोट करके रखेगी। एंड कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो भी नोट करके रखेगी। एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का चार्ज जिस भी चीज़ के लिए क्रिएट किया गया था, जैसे कि एक 100 करोड़ के लिए हमने क्रिएट किया था ना, कंपनी ने वो 100 करोड़ पेमेंट कर दिया तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को भी आपको नोट करके रखना है, कोई भी मॉडिफिकेशन सबको नोट करके रखना है। एंड ये सब रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेट। कौन ऑथेंटिकेट करेगा? डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेगा, CS ऑथेंटिकेट करेगा, या एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है इस पर्पज़ के लिए। यस। एंड क्या इंस्पेक्शन हो सकता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज का? द आंसर इज यस। बिजनेस आवर में आप लोग इंस्पेक्ट कर सकते हो। एंड मेंबर और क्रेडिटर को कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी एरा गैरा आया, कोई भी अदर देन मेंबर एंड क्रेडिटर आया तो आपको एक प्रिस्क्राइब फ़ी देना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट होता है, वो देना पड़ेगा। एंड आप लोग उसके बाद उसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कब तक प्रिजर्व करके रखना है? रजिस्टर ऑफ चार्जेस शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो है ना बेटा जी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस को आपको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है, परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है ना, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज उसको कब तक प्रिजर्व करके रखना है?
इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज को प्रिजर्व करके रखना है 8 ईयर्स तक। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज हो गया या कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया, वो सबको 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है। कब से 8 ईयर्स तक मैम? फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, जिस दिन आपने सेटिस्फाई कर, जिस दिन पेमेंट कर दिया उस दिन से 8 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 82। सेक्शन 82 क्या बोलता है? इसमें आप लोग थोड़ा प्रोसेस टाइप का है कि कंपनी, तुम जाके आरओसी को बताओ कि तुमने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कर दिया, मीन्स पेमेंट कर दिया है, वो जाके आरओसी को बताओ। इंटीमेशन रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, जब से तुमने पेमेंट किया उससे 30 दिन से तुम जाके विदिन 30 डेज जाके आरओसी को बता दो कि तुमने पेमेंट कर दिया। ये 30 डेज़ का टाइम 300 डेज़ तक तुम्हारा एक्सटेंड हो सकता है, और प्रोवाइडेड आपको एडिशनल फ़ी तो देना ही पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो जब से पेमेंट किया, पेमेंट करने के विदिन 30 डेज़ आप लोग जाके, कंपनी जाके आरओसी को बता दो कि मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। लेकिन कंपनी 30 दिन में नहीं बताती तो तुमको, ठीक है, तुमको फ्रॉम द डेट तुमने पेमेंट किया उस दिन से 30 डेज़ का टाइम दे रहे, 300 दिन का टाइम दे रहे हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट आपको 300 दिन का टाइम मिल रहा है, आप उसमें जाके बता दो एडिशनल फ़ी के साथ, ठीक है। उसके बाद नोटिस टू द होल्डर ऑफ द चार्ज, उसके बाद आरओसी नोटिस देगी रजिस्टर ऑफ, मतलब आरओसी किसको नोटिस देगी? चार्ज होल्डर को, दैट मीन्स एसबीआई को, हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है। एसबीआई को नोटिस देगी आरओसी कि देखो कंपनी आई है, बोल रही है कि उसने पेमेंट कर दिया है, क्या ये सच बोल रही हो, क्या ये सच बोल रही है? तो इसमें मैक्सिमम एसबीआई के पास 14 डेज़ का टाइम होता है। अगर 14 डेज़ में एसबीआई ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, शो कॉज नोटिस अगर नहीं दिया, शो कॉज नोटिस मतलब एसबीआई बोलेगा कि नहीं मत नोट करो क्योंकि इसने पेमेंट नहीं किया, कुछ भी रीज़न है मत नोट करो। ऐसा कुछ अगर एसबीआई ने बोला तब तो कंपनी नोट नहीं करेगी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को, सॉरी आरओसी नोट नहीं करेगी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को। लेकिन अगर 14 दिन में एसबीआई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो आरओसी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को नोट कर लेगी, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन the ROC shall cause a notice to be sent to holder of the charge calling him to show cause within such time period as specified but not exceeding 14 दिन से ज़्यादा का वो टाइम पीरियड नहीं होगा कि हम नोट करें कि नहीं करें सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। अगर कोई भी कॉज नहीं दिखाया तो फिर वो नोट कर लेगी, अगर कोई कॉज दिखाया चार्ज होल्डर कि मत नोट करो तो वो नोट नहीं करेगी और वो एक साइड में लिख के रख लेगी और कंपनी को बता देगी कि मेरे को चार्ज होल्डर बोला है कि हमको नहीं करना है तुम्हारा सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर, ठीक है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को वो रजिस्टर कर लेने के बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी CSG 5 के फॉर्म में, और आपको वो प्रिजर्व करके रखना है कब तक? 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट सेक्शन 83, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रियलाइजेशन। ओके, सेक्शन 83 बोलता है कि अगर मान लो कंपनी ने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में रजिस्ट्रार को नहीं बोला तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि अगर रजिस्ट्रार को पता चल गया है कि अब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो गया है तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि रजिस्ट्रार खुद से एंट्री कर सकता है रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, एंड जाके वो बाद में कंपनी को बोल देगा कि कंपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में तुमने तो मेरे को नहीं बताया लेकिन मेरे को पता चल गया था इसीलिए आई हैव रजिस्टर्ड, ठीक है, इसलिए मैंने रजिस्टर कर लिया है। सर्टिफिकेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट वो आरओसी कंपनी को दे देगा वही CSG 5 के फॉर्म में, और आरओसी रजिस्टर कर लेने के विदिन 30 डेज़ कंपनी को बता देगा कि मैंने रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद सेक्शन 84, सेक्शन 84 क्या बोलता है बच्चों? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। मान लो जैसे कि इफ़ एनी पर्सन ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, मान लो किसी ने चार्ज होल्डर या कंपनी ने मैनेजर या रिसीवर रिगार्डिंग हमारे चार्ज के लिए क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है।
इफ़ अ पर्सन ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, तो फिर वो अगर कोई भी रिसीवर या मैनेजर हमारे चार्ज के लिए अगर अपॉइंट हुआ है तो वो भी मेरे को जाके आरओसी को बताना है। और अगर वो रिसीवर या मैनेजर चार्ज के रिगार्डिंग चार्ज के लिए हमने उसको वापस से हटा दिया तो वो भी जाके आरओसी को बता देना है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पनिशमेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये वाले चैप्टर में एक लॉ था, यही पेनल्टी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ एनी company is in default in complying with any of the provision, the company shall be liable for penalty of how much amount 5 लाख। कंपनी के ऊपर 5 लाख लगेगा एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ लगेगा। एंड कोई भी पर्सन अगर फ्रॉड किया है तो सेक्शन 447 लग जाएगा। फॉल्स एंड इनकरेक्ट, अगर वो फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन किया है, कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हाइड किया है तो फिर उसके ऊपर सेक्शन 447 भी लग जाएगा। बाकी कंपनी के ऊपर 5 लाख का पेनल्टी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर 50,000 का पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन 87। सेक्शन 87 क्या बोलता है? रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कि तुम रेक्टिफाई कर सकता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस को अगर देर इज़ ओमिशन इन गिविंग इंटीमेशन टू आरओसी विद रिस्पेक्ट टू, मान लो कंपनी ने आरओसी को नहीं बताया कि हमने सेटिस्फाई कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कंपनी को एडिशनल और टाइम दे सकता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आरओसी को कम्युनिकेट करने के लिए। सेम गोज़ विद इट कि अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करा है वो आपने आरओसी को नहीं बताया तो आपको उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको एडिशनल टाइम दे सकता है। द एप्लीकेशन इन फॉर्म शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंटरेस्टेड पर्सन। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में विद इन हाफ एन आवर मैंने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए होंगे, पहले से पढ़ा होगा तो ही समझ आया होगा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आया होगा। एंड मैं इसका डिटेल वीडियो भी ज़रूर लाऊंगी बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अभी मैं चैप्टर 2 करवा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रह रहा होगा वीडियो। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।